तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया नवेला प्यारा सा स्वीट सा सुंदर सा मेथड, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। भाई बहुत इजी है, बहुत आसान है और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। इसको पढ़ेंगे तो एकदम अच्छे से सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, ये वाला सीन होने वाला है। ठीक है, बहुत ही प्यारा मेथड है, बहुत ही अच्छे से कवर अप करेंगे, प्यार मोहब्बत से पढ़ेंगे। डोंट वरी, मैं पढ़ा रहा हूं ना, हर एक चीज समझ में आएगी। अगर ना समझ में आए तो अपना फोन फेंक के तोड़ देना कि पढ़ाई नहीं हो पा रही। सुनो भाई, इनकम मेथड हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग अपने प्यारे से स्वीट से मेथड को कवर अप करेंगे, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। हम इसको इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी कहते हैं, क्योंकि जब मैं अपनी इनकम को डिस्पोज करता हूं, डिस्पोज का मतलब खर्च करता हूं, तो उसी को तो एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो आप इसको इनकम डिस्पोजेबल मेथड कि इनकम को खर्च करने वाला मेथड भी बोल सकते हो, या फिर आप सिंपल सिंपल इसको एक्सपेंडिचर मेथड भी बोल सकते हो। अब ये मेथड है क्या, जरा समझो। देखो भाई, पहले कंसेप्ट समझेंगे, पहले पूरा फॉर्मेट समझेंगे और उस फॉर्मेट के बाद एक एक करके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। आज न्यूमेरिकल्स में आग लगा दे, आज न्यूमेरिकल्स में तोड़ फोड़ कर देंगे भाई। डोंट वरी, हर एक चीज समझ में आएगी। बट एक रिक्वेस्ट है, ये जो मैं फॉर्मेट पढ़ा रहा हूं ना भाई साहब, इस फॉर्मेट को अच्छे से कवर अप कर लेना। ठीक है, समझो बच्चों, ये जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है, ये जो हमारी इकोनॉमी में देश में चार सेक्टर्स है, उन पर बेस्ड है। अब ये बात आपको मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ाई थी कि एक देश में चार तरह के सेक्टर होते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर। फिर आता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। उसके बाद प्रोडक्शन करने वाला सेक्टर, जिसको बोलते हैं फर्म सेक्टर। और लास्ट में क्या आता है जी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सारी बात आपको पता होगी। अब ये चारों सेक्टर जो जो खर्चा करते हैं, ये चारों सेक्टर जो जो खर्चा करते हैं, अगर मैं उन सभी खर्चों को जोड़ दूं तो मुझे एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम मिल जाएगी। जैसे कि हाउस होल्ड जो खर्चा करता है बेटा, उसको नाम दिया गया है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अभी इन सबको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी बस नाम नाम जान लो। गवर्नमेंट जो खर्चा करती है बेटा, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्म जो खर्चा करती है उसको बोला गया है ग्रॉस या फिर नेट। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, भाई कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। आपको पता है, जब एक फर्म प्रोडक्शन करने पे खर्चा करती है उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट आ गया। और डोमेस्टिक का मतलब है कि अभी हम केवल देश के अंदर की बात कर रहे हैं, देश के बाहर की बात नहीं कर रहे। और उसके बाद आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो खर्चा विदेशी लोगों ने हमारे देश में किया या जो खर्चा हम लोगों ने वहां पे किया। अल्टीमेटली यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट की बात हो रही है, इसको भी आगे पढ़ाऊंगा कि अब जब एक देश के एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं तो नेट एक्सपोर्ट मिलता है। ये चारों की चारों बातें अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड इसी के बेस पे आप एक्सपेंडिचर मेथड कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हाउस होल्ड की, उसने जो खर्चा किया। ठीक है, तो सुनो, सबसे पहला पॉइंट जो एक्सपेंडिचर मेथड में आता है बेटा, उसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग सी से डिनोट कर सकते हैं। ये क्या होता है भाई, वो सभी खर्चा जो एक देश के कंज्यूमर्स करते हैं। अब भैया कंज्यूमर्स कौन होते हैं, तो बच्चों कंज्यूमर्स में तुम और मैं, हम सब आते हैं। हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी खर्चा करते हैं, हम अपनी पर्सनल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी खर्चा करते हैं, उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। जब कंज्यूमर एक होता है तो उसको इंडिविजुअल कहते हैं। जब कंज्यूमर एक होता है तो उसको इंडिविजुअल कहते हैं। और जब कंज्यूमर बहुत सारे होते हैं तो उसको हाउस होल्ड कहते हैं। अल्टीमेटली दोनों का मतलब तो कंज्यूमर्स ही होता है। तो वो बोलता है कि वो खर्चा जो हाउस होल्ड ने किया, बहुत सारे कंज्यूमर्स ने किया, या फिर जो इंडिविजुअल ने किया, किसी एक कंज्यूमर ने किया, किस चीज पर, अपने पर्सनल चीज पर, अपने ऊपर पर्सनली जो खर्चा किया। जैसे कि अपने घूमने के लिए नई कार खरीदी, ठीक है, खाना बनाने के लिए अनाज खरीदा, पहनने के लिए कपड़े खरीदे, भाई बच्चों की स्कूल की फीस पे करी, ठीक है, मैंने अपने लिए शूज खरीदे, अपने लिए मैंने मोबाइल खरीदा, मैंने अपने लिए बाइक परचेस करी। तो जो खर्चा मैं अपने ऊपर पर्सनली करता हूं, जिसका मेरे प्रोडक्शन से, मेरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, उसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं।
जिसको बोलते हैं प्राइवेट। भाई प्राइवेट का मतलब ही क्या हो गया? पर्सनल। जिसको बोलते हैं प्राइवेट का मतलब ही क्या हो गया? पर्सनल। एग्जाम में आपको पर्सनल वर्ड भी मिल सकता है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है इसको। ठीक है, फाइनल क्यों बोला? क्योंकि ये जो खर्चा है हम अक्सर फाइनल गुड्स पर करते हैं। आपको पता है नेशनल इनकम में केवल फाइनल गुड्स शामिल होती है, इंटरमीडिएट गुड्स शामिल नहीं होती। तो ये खर्चा वही होगा जो हमने फाइनल गुड्स पे किया होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो एक तो उसमें ये आता है। अब सेकंड वाला पॉइंट समझ लो, एग्जाम में आता नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। बेटा जो भी एनजीओ होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, ऐसी संस्थाएं अगर कुछ भी खर्चा करती है अपने लोगों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, या उनके जो बच्चे पढ़ने आते हैं या जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए, ऐसी कोई भी नॉन प्रॉफिट संस्था जो खर्चा करती है, जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करती है अपने गरीब बच्चों को, अपने अनाथ बच्चों को, अपने यहाँ बूढ़े बुजुर्गों को, तो उस प्रकार के खर्चे को भी हम लोग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही मानेंगे। क्योंकि ये खर्चा प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। देखो जो खर्चा प्रॉफिट कमाने के लिए होता है उसको तो मैं इन्वेस्टमेंट बोल दूंगा ना। अब एनजीओ जो खर्चा करती है ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। एनजीओ के लोग वो खर्चा करते हैं अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, कि हमें लोगों की हेल्प करके अच्छा लगता है, मुझे बच्चों की हेल्प करके अच्छा लगता है, मुझे बुजुर्गों की हेल्प करके अच्छा लगता है, तो मैंने एक एनजीओ खोल दिया। अब वो एनजीओ से लोगों की मैं हेल्प करता हूं और मुझे अंदरूनी पर्सनली काफी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूं। तो वो एनजीओ मैंने प्रॉफिट कमाने के पर्पज से नहीं खोला, ताकि मैं पर्सनली सेटिस्फाई हो सकूं लोगों की हेल्प करके, मैंने उसलिए खोला है। तो उस एनजीओ में जो भी खर्चा किया जाएगा बेटा उसको भी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब होता क्या है, पेपर में 99.99% आपको ये हेडिंग ही मिलेगी। इसके ये जो मैंने पार्ट पढ़ा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला खर्चा या हाउस होल्ड या इंडिविजुअल वाला खर्चा, ये नहीं मिलेगा। 99.99% आपको ये हेडिंग ही मिलेगी। जब मन करेगा टीचर का कि भाई इस बार बच्चे फेल करते हैं, इस बार बच्चों को जो है ना उनकी नानी याद ला देते हैं, तो भैया जब टीचर आपको आपकी नानी को याद करवाना चाहेगा तो वो इसके दो पार्ट कर देगा। वो एनपीओ वाला खर्चा भी लिख देगा और वो हाउस होल्ड वाला खर्चा भी लिख देगा। तो ऐसे केस में आप इन दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर आपकी हेडिंग कंप्लीट होगी। लेकिन वो कब करेगा? जब वो आपको आपकी नानी से मिलवाना चाहेगा। समझ में आ गया नालायकों? तो पहला पॉइंट ये होता है। लेकिन एग्जामिनेशन में 99.99% हमको हेडिंग ही मिलती है इसकी, इसके पार्ट्स नहीं मिलते। ओके, बात करें सेकंड की। सेकंड का कोई पार्ट नहीं होता, केवल अपने आप में हेडिंग है, और ये हेडिंग बोलती है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो खर्चा सरकार ने किया। क्या बोला मैंने? जो खर्चा सरकार ने किया, ठीक है, उस खर्चे को बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इसको भी नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। क्या लिखा है जी? जी यहाँ पे लिखा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार ने जो भी खर्चा किया ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। भाई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रशासनिक सेवाएं, और प्रशासनिक सेवाएं का मतलब होता है सरकार के जो भी डिपार्टमेंट है उन सबको चलाने के लिए जो खर्चा होता है। फॉर एग्जाम्पल सरकार के बहुत सारे मिनिस्ट्रीज है, सरकार के बहुत सारे ऑफिस है, सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अब वो डिपार्टमेंट चलेंगे, वो ऑफिस चलेंगे तो उन पे खर्चा होगा। फॉर एग्जाम्पल उस ऑफिस में काम करने वाले बहुत सारे एम्प्लॉयज है, उनको सैलरी पे करना, उस ऑफिस का बिजली का बिल पे करना, उस ऑफिस का जो भी आपका प्रिंटिंग मशीन है, उस ऑफिस में कंप्यूटर्स है, उस ऑफिस में स्टेशनरी है, सरकार का जो भी खर्चा होता है वो इसमें आएगा। सरकार वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पे खर्च करती है। सरकार पब्लिक वेलफेयर, इट मींस हमारे भले के लिए, समाज के कल्याण के लिए भी खर्च करती है। जैसे कि डिफेंस, सरकार डिफेंस पे खर्च करती है। अब बॉर्डर पे सरकार ने सैनिक खड़े कर रखे हैं डिफेंस के लिए, तो डिफेंस पे जो भी खर्चा होगा इसमें आएगा। सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च करती है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बनाए, हाई कोर्ट बनाए, उनके जजेस को सैलरी पे करना सरकारी खर्चा है। बट ये सब किस लिए है? पब्लिक वेलफेयर के लिए।
सरकार एजुकेशन पे खर्च करती है, सरकार सरकारी स्कूल बनवाती है, सरकार हेल्थ पे खर्च करती है। तो जो भी खर्चा सरकार करती है देश को चलाने के लिए, वो सभी खर्च सेकंड वाली कैटेगरी में आएगा, जिसको बोला जाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो पहला होता है वो खर्चा जो कंज्यूमर्स ने किया, हम लोगों ने किया अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। एंड सेकंड होता है वो खर्चा जो गवर्नमेंट ने किया देश को चलाने के लिए, देश में समाज के भले के लिए। इसके कोई पार्ट नहीं होता, ये आपको 100%, ये आपको 100% पेपर में हेडिंग ही देखने को मिलेगी। ठीक है जी, ये दो बात हमारी हो गई। अब जो तीसरी कैटेगरी है, देखो हमने दो बातें पढ़ ली, ये क्या होता है पढ़ लिया, ये क्या होता है पढ़ लिया। अब थर्ड कैटेगरी है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार में आएगी नहीं और बार बार तुम्हारा भाई समझाएगा नहीं। नालायको, एक बार में समझ जाना। देखो ये थोड़ा खतरनाक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला सिंबल लगाया है, जरा समझने का ट्राई करना। ये थर्ड कैटेगरी क्या बोलती है? ये थर्ड कैटेगरी बोलती है कि वो खर्चा जो देश के बिजनेसमैन ने अपने प्रोडक्शन करने में किया, हम उसको भी शामिल करेंगे। तो बिजनेसमैन प्रोडक्शन करने पे जो खर्चा करते हैं, उस खर्चे को बच्चों इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट को ही हम कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। तुम्हारे भाई ने तुम्हें यह बात पढ़ाई थी, झूठ मत बोलना, तुमको मैंने पढ़ाया था नालायको, तो समझो भाई। तो मैंने इसको बोला कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर आप इसको इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे वर्ड जोड़ा है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब हम उस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं जो हमने अपने देश के अंदर करी। अच्छा एक बात और, डोमेस्टिक वर्ड मिल भी जाता है और डोमेस्टिक वर्ड कभी कभार नहीं भी मिलता। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो किन्हीं किन्हीं न्यूमेरिकल्स में डोमेस्टिक वर्ड हो भी सकता है और किसी किसी न्यूमेरिकल में डोमेस्टिक वर्ड ना भी हो। डोमेस्टिक वर्ड का यहाँ पे कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, हो तो भी ठीक और ना हो तो भी ठीक, इससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब भैया ये ग्रॉस और नेट क्या लिखा है, अभी इसकी बात करेंगे, अभी इसको साइड में करो। अब मेरी बात सुनो, ये जो हमारी कैपिटल फॉर्मेशन है, ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये बात मैंने आपको इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो में पढ़ा रखी है कि भाई इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है। एक प्रोड्यूसर अपने बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करता है, वो इन्वेस्टमेंट दो प्रकार की करता है। पहली इन्वेस्टमेंट वो होती है जो कि उसने इन्वेस्टमेंट करी, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट उसकी होती है मशीन पे इन्वेस्टमेंट करना, कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्टमेंट करना, टूल्स इक्विपमेंट पे इन्वेस्टमेंट करना, कंप्यूटर पे इन्वेस्टमेंट करना। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो लंबे टाइम तक प्रोडक्शन में काम आएगी, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको वो बार बार नहीं करेगा, एक बार करके छोड़ देगा और सालों साल वो इन्वेस्टमेंट चलती रहेगी। याद करो, हम इसको बोलते थे कैपिटल गुड्स पर की जाने वाली इन्वेस्टमेंट। तो एक इन्वेस्टमेंट वो होती है जो वो एक बार करता है और बार बार उसको यूज करता है। मशीन पे होने वाली इन्वेस्टमेंट, टूल्स एंड इक्विपमेंट पे होने वाली इन्वेस्टमेंट, कंप्यूटर पे होने वाली इन्वेस्टमेंट। तो इस इन्वेस्टमेंट को बच्चों क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डोमेस्टिक फिक्स्ड। यहां पे क्या वर्ड मिल गया? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो हमारी कैसी है जी? फिक्स्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे ये वो इन्वेस्टमेंट है जो हमने किस पे करी? कार पे करी, सॉरी कार बोल रहा हूं, कार नहीं, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो हम लोगों ने मशीन पे करी, कैपिटल गुड्स पे करी, इन सब पे करी। समझ में आ गया? ओके, ये बात भैया समझ में आ गई। एक होती है फिक्स इन्वेस्टमेंट। ये फिक्स इन्वेस्टमेंट आपको पेपर में मिलेगा। अगर आपको फिक्स वर्ड मिले, क्या मिले? फिक्स वर्ड, तो समझ जाना मैं इसके एक पार्ट की बात कर रहा हूं, मैं इसके एक पार्ट की बात कर रहा हूं अगर आपको फिक्स वर्ड मिले। अच्छा, फिक्स इन्वेस्टमेंट के अलावा एक इन्वेस्टमेंट और होती है जिसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट होती है जो, याद करो, जो वस्तुओं पर की जाती है और इसको ऑलरेडी डिटेल में मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो यहां पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। इन्वेस्टमेंट वाले लेक्चर में, उसमें पूरी क्लास में मैंने आपको उसको डिटेल में पढ़वाया था। अगर मैं हल्का सा हिंट दूं तो याद रखो, जो हमारा प्रोड्यूसर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो कुछ वस्तुएं प्रोडक्शन के लिए लाता है और अगर वो इनको एक साल तक यूज नहीं कर पाता तो वो वस्तुएं नेक्स्ट ईयर अपने आप ही ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली नहीं गई भैया, ऑटोमेटिकली, अबे नहीं, वो वस्तु है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी में चली जाती है। बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स को एक साल के अंदर ही फिनिश करना होता है और जब वो एक साल से ऊपर का समय बिता देती है तो वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बन जाती है। तो इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है,
एक फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक वो इन्वेस्टमेंट जो वस्तुओं पर करी और वो क्या बन गई, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बन गई। तो जब आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मिलेगा, अगर समझ में आ रहा है ठीक, नहीं समझ में आ रहा तो बस न्यूमेरिकल के पर्पस से इतना समझ लीजिए कि अगर आपको फिक्स इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा क्या, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वो होता है जो वस्तुओं पर की जाती है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ही हम लोग चेंज इन स्टॉक बोल सकते हैं। तो पेपर में आपको चेंज इन स्टॉक मिल सकता है। और अगर ये भी ना मिले तो उसका फॉर्मूला होता है क्या, क्लोजिंग स्टॉक। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करके भी हम चेंज इन स्टॉक को या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब आपके पास ये होगा उसमें फिर आपको ऐड करना पड़ेगा क्या, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को या फिर इसको या फिर इसको। तो आपको ये हेडिंग मिल जाएगी जिसको बोलूंगा डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर सिंपल सिंपल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जिसको आई से डिनोट किया जाता है। अब एक बात और समझना, इस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के साथ आपको इन दोनों में से कोई एक वर्ड मिल सकता है। क्या पता पेपर में आपको ऐसे मिले, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, और क्या पता आपको वैसा वर्ड मिले नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस मिले या नेट मिले, कुछ भी मिल सकता है। तो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको पता है इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। तो इनके साथ आपको कोई भी वर्ड मिल सकता है। इसी प्रकार जो उसका पार्ट है ये फिक्स्ड वाला, इसके साथ भी आपको ग्रॉस या फिर नेट वर्ड मिल सकता है। या तो ऐसे बोलूंगा क्या कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर ऐसे बोलूंगा कि नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बात समझ में आई? तो ये ग्रॉस और नेट वर्ड आपको मिल सकते हैं। हाँ, इसके साथ आपको ग्रॉस या नेट वर्ड नहीं मिलता, इसके साथ नहीं मिलता, या तो वो वर्ड मिल मतलब वो इन दोनों के साथ मिलेगा। ठीक है, अब ग्रॉस आए तो क्या करना है और नेट आए तो क्या करना है, इसकी बात मैं भी आप लोगों से करूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। फिलहाल बताइए ये टॉपिक समझ में आया? तो थर्ड पॉइंट एक बार अगेन समझ लो। अगर आपको ये हेडिंग मिले, अगर आपको ये हेडिंग मिले तो बहुत बढ़िया है, हेडिंग मिल जाएगी तो ना तो आप फिर इसको शामिल करेंगे और ना तो आप फिर इसको शामिल करेंगे, बिकॉज यू नो जब हेडिंग मिलती है तो पार्ट्स को शामिल नहीं करते। लेकिन अगर आपको हेडिंग ना मिले, आपको फिक्स्ड वर्ड मिले, क्या वर्ड मिले, क्योंकि देखो ये और ये बिल्कुल सेम है, बस फर्क कितना है, देखो यहां पे देखो जरा, देखो यहां पे वर्ड लिखा है डोमेस्टिक, यहां भी लिखा है डोमेस्टिक, यहां पर भी कैपिटल फॉर्मेशन, यहां पर भी कैपिटल फॉर्मेशन, यहां पर फॉर्मेशन फॉर्मेशन। बस फर्क किस चीज का है, इनके बीच कोई फिक्स वर्ड नहीं है, लेकिन यहां पे फिक्स वर्ड है। तो वही तो बोल रहा हूं, अगर फिक्स वर्ड ना मिले तो समझ जाना वो हेडिंग है, बट अगर आपको फिक्स वर्ड मिले तो समझ जाना वो हेडिंग नहीं, फिक्स वर्ड मिलते ही समझ जाना वो तो उसका पार्ट है। और जैसे ही फिक्स वर्ड मिलेगा तो फिक्स वर्ड देखते ही आपका दूसरा काम होगा कि आपको उसमें तुरंत ऐड करना पड़ेगा क्या, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को, या फिर चेंज इन स्टॉक को, या फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को। बिकॉज इसमें जब ये ऐड करूंगा तभी जाकर मेरी हेडिंग मुझे मिलेगी। और इनके साथ अगेन बोला मैंने, ग्रॉस या नेट कोई सा भी शब्द मिल सकता है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है अभी आपको समझ में आगे आएगी। ठीक है, ये था आपका थर्ड पॉइंट जो कि थोड़ा टेक्निकल था। अब इसमें एक बात और रह गई है, वो ये बात रह गई, समझो जरा। इतना होता है वैसे मेन 99% क्वेश्चन आपका इसी में से बन जाता है, मैंने वही वाली बात। लेकिन अगर एग्जामिनर चाहता है कि आप आपकी नानी के पास जाओ और आप आपकी नानी से मिलके आओ, तो नानी से मिलवाने के लिए वो पेपर में कुछ कारस्तानी करेगा और आपको पेपर में बैठे बैठे आपकी नानी की याद आएगी। तो भाई नानी से मिलवाना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो इस चीज को देगा ही नहीं, वो इस चीज को देगा ही नहीं। इसके भी तीन पार्ट होते हैं, वो इन तीनों पार्ट्स को देगा, और जब आप उन तीनों पार्ट्स को जोड़ोगे तब जाकर आपका फिर ये फिक्स वाला बनेगा, और फिर इसमें आप ये जोड़ोगे तब जाके ये बनेगा। वो तीन पार्ट कौन कौन से है वो नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है, लेकिन पहले समझो, कभी कभार ये फिक्स वाला देता ही नहीं है क्वेश्चन में। तो अगर ये फिक्स वाला क्वेश्चन में ना दे, ना दे, ना दे, ना दे, तो इसके तीन पार्ट देगा।
इसके 3 पार्ट होते हैं, और जब आप उन तीनों पार्ट्स को जोड़ दोगे तो फिक्स वाला मिलेगा। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, इस फिक्स वाले में आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा इस चीजों को, तब जाके आपकी हेडिंग बनेगी। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, आइए एक बार मैं आपको दिखाता हूं। ये कभी कभार ऐसे क्वेश्चन होते हैं, हर बार ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ये बहुत ही रेयर केस में, जब वो चाहता है कि पेपर मुश्किल बने, तब सवाल ऐसे देगा। तो 3 पार्ट कौन कौन से है, ये लिखे है आपके सामने, ठीक है, वो सब लिखा हुआ हट चुका है, ये 3 पार्ट आपके सामने आ गए। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के 3 पार्ट होते हैं। पहला, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, वो फिक्स इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में की गई है। दूसरा, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, रियल एस्टेट बनाने में की गई। लोग जो है बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, अपना घर वगैरह बनाते हैं, रियल एस्टेट बनाते हैं, उनको बना बना के बेचते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, तो उसको बोला गया रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। कि मैंने पूरी सोसाइटी बनाई, आप सोसाइटी के फ्लैट मैंने किराए पे दे दिए और वहां से मैंने पैसा कमाया। तो एक होता है आपने बिजनेस करके पैसा कमाया, एक आपने कंस्ट्रक्शन करके पैसा कमाया, आप सोसाइटीज बनाते हो, आप मकान बनाते हो, आप प्रॉपर्टी डीलर हो, आप बड़े बड़े, समझ में आ गया वो। और तीसरा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट करती है देश के भले के लिए, देश के विकास के लिए। तो यहाँ पे तीनों बातें आ गई, और जब इन तीनों बातों को जोड़ूंगा तो आएगा डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। वंस अगेन, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो देश की गवर्नमेंट करती है, जो देश की सरकार करती है देश के भले के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने हाईवे बनवा दिया, ठीक है, सरकार ने स्कूल बनवा दिए, कॉलेज बनवा दिए, ठीक है, अस्पताल बनवा दिए, तो ये सब भी देश की इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी में ही शामिल होता है। अब एक बच्चा कंफ्यूज हो गया, भैया जब गवर्नमेंट वाली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ गई, जब सरकार वाली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ गई, समझना बात को बहुत ध्यान से, मजा आने वाला है। कंफ्यूज करने में तो मुझे बहुत मजा आता है भाई, जब तक मैं कंफ्यूज ना करूं और फिर उसकी क्लैरिटी ना दूं, तब तक मजा नहीं आता। मेरे को डिटेल में पढ़ाने में, बाल की खाल निकालने में, कंफ्यूज करने में काफी मजा आता है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैंने बोला जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने करी, ठीक है, देश के भले के लिए, विकास के लिए। भैया जरा ये बताओ, फिर ये क्या था, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो मेरे बुड़बक, मेरे बच्चे, समझ यहाँ पे क्या लिखा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेटा इस बात को समझना बहुत ध्यान से, सरकार के कंजम्पशन वाले खर्चे इस कैटेगरी में आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। कंजम्पशन वाला खर्चा क्या होता है, जरा समझना, डिटेल में समझ में इतना भी नहीं आएगा, बिकॉज इसके ऊपर अलग से पूरा चैप्टर है, गवर्नमेंट बजट, समझ में आपको डिटेल में वहां पे आएगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे समझाने का ट्राई करता हूं। देखो भाई, सरकार के 2 खर्चे होते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के 2 खर्चे होते हैं। एक तो होता है कंजम्पशन वाला खर्चा, और बच्चों एक होता है इन्वेस्टमेंट वाला खर्चा। जरा समझना, मैं सेकंड वाले पॉइंट में ना सरकार के कंजम्पशन वाले खर्चे की बात कर रहा हूं। देखो मैं न्यूमेरिकल तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, बट मैं उसके लिए पहले आपकी थ्योरी भी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि पेपर में अगर ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली आ जाए तो समझ में आ जाए। न्यूमेरिकली इतना डीप में जाने की नीड नहीं है मेरे को, न्यूमेरिकली बोलूंगा केवल हेडिंग नहीं कर लेंगे, बट थ्योरेटिकली भी तो आपको चीज समझनी है, तो मैं उसको थ्योरेटिकली समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। गवर्नमेंट का जो कंजम्पशन वाला खर्चा होता है बेटा, ये वो खर्चा होता है जो सरकार को करना ही करना है, सरकार को उससे बेनिफिट मिले या बेनिफिट ना मिले, ये खर्चा गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। जैसे कि सरकार ने डिफेंस पे खर्चा किया, अब सरकार डिफेंस पे, बॉर्डर पे सैनिक खड़े हैं, उनके लिए खर्चा कर रही है, तो सरकार का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। इससे कोई हमको पर्सनली सरकार का बेनिफिट नहीं हो रहा, इससे सरकार का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, ठीक है, इससे सरकार का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा। अल्टीमेटली भाई सरकार भी बेनिफिट का सोचती है। अरे सरकार के बेनिफिट का मतलब होता है देश में जीडीपी का बढ़ना, देश में प्रोडक्शन का बढ़ना। सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च किया, अब इससे क्या हो रहा है, इससे देश में समस्या है, लोगों को उनके केस निपटाए जा रहे हैं, उनके केस निपटाने से सरकार को पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, इससे सरकार का जीडीपी नहीं बढ़ रहा। यहां बात करेंगे एजुकेशन की। अब जरा समझना भाई, एजुकेशन का मतलब है यहाँ पे सरकार ने टीचर्स को सैलरी दी। भाई एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अभी समझ में थोड़ा कम आएगा आपको, ये डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा गवर्नमेंट बजट नाम के चैप्टर में।
कि जब मैं बोलूंगा सरकार के इस वाले खर्चों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं और सरकार के इस वाले खर्चों को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट वाले खर्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। बट अभी ऊपर ऊपर समझ लो, तो एक है सरकार का कंजम्पशन वाला खर्चा, जो सरकार खर्चा करती है बट इससे सरकार को पर्सनली इतना कोई बेनिफिट नहीं मिलता, तो वो तो आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सरकार ने सब्सिडी दी। अब सरकार का सब्सिडी देना कोई सरकार को पर्सनली बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करवा रहा, ये सरकार के कंजम्पशन वाले खर्चे हो गए। सरकार ने टीचर्स को सैलरी दी, सरकार का टीचर्स को सैलरी देना, सरकार का पुलिस वालों को सैलरी देना कोई सरकार को पर्सनली इतना बेनिफिट नहीं पहुंचा रहा, इससे सरकार की कोई असेट, कोई संपत्ति क्रिएट नहीं हो रही। सरकार खर्चा तो कर रही है बट इस खर्चे से सरकार की कोई असेट, समझ तो असेट्स, कोई संपत्ति क्रिएट नहीं हो रही। जबकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो होता है जो सरकार खर्चा करती है, सरकार को बेनिफिट मिलता है, सरकार की देश में संपत्ति क्रिएट होती है। सरकार ने स्कूल बनवाए, अब स्कूल बनवाना सरकार की असेट है, संपत्ति है। सरकार ने मेट्रो स्टेशन का निर्माण करवाया, मेट्रो स्टेशन सरकार की संपत्ति है। सरकार ने फ्लाईओवर बनवाए, हाईवे बनवाए, सरकार की संपत्ति है, इससे देश को बेनिफिट मिलता है। इससे जो प्रोडक्शन है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, इससे ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है। तो ये सब चीजें सरकार को बेनिफिट देती है, इसलिए इसको हमने इस वाली कैटेगरी में, इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी में यहां पे रखा है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इट मींस वो खर्चा जो सरकार करती है लोगों के लिए, जो सरकार इन्वेस्टमेंट करती है। तो याद रखना सरकार की इन्वेस्टमेंट इसमें आती है थर्ड पॉइंट पे, सरकार की इन्वेस्टमेंट थर्ड पॉइंट में यहां पे छुपी हुई है, यहां पे आती है। जबकि सरकार का कंजम्पशन वाला खर्चा सेकंड पॉइंट में आता है। बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई ठीक, नहीं समझ में आई तो भाई डोंट वरी, इतना डीप में आपका एग्जामिनर नहीं पूछेगा, वो तो मेरे को नॉलेज है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट आपको ऐसी हेडिंग मिलेगी, घबराने की नीड नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट के अंदर आपको ये जो मैंने तीन बताए, ये बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही कम केस में आपको देखने को मिलेंगे। इतना इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन जो बनेगा वो इसके ऊपर बनेगा और इसके ऊपर बनेगा। ये तीन एग्जाम में काफी कम देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, ओके। अब बात करते हैं आगे की, चौथे की। चौथा पॉइंट बच्चों होता है नेट एक्सपोर्ट। अब ये क्या है, भूल गए? हमारे चार सेक्टर थे, तो चौथा सेक्टर है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जो खर्चा करता है उसको नेट एक्सपोर्ट कहते हैं, कि उन्होंने हमारे देश में जो खर्चा किया और हमने उनके देश में जो खर्चा किया, उन्होंने हमारे देश में जो खर्चा किया, बेटा उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। आधे बच्चों को तो एक्सपोर्ट का मतलब पता ही नहीं है, आधे बच्चों को तो बस ये लगता है कि भैया एक्सपोर्ट का तो मतलब ये होता है हमने अपने देश से कोई सामान बाहर बेचा। बेटा ऐसा आवश्यक नहीं है। एक्सपोर्ट को पूरा करने के लिए, एक्सपोर्ट को समझने के लिए दो कंडीशन पूरी कर दो। एक तो जो हम माल बेच रहे हैं वो माल, वो वस्तु हमारे देश की होनी चाहिए, और जो खरीदने वाला है वो बायर फॉरेनर, वो बायर बाहर का होना चाहिए। इसको एक्सपोर्ट बोलूंगा। इससे मतलब नहीं पड़ता कि मैं वहां सामान भेज रहा हूं या वो सामान लेने आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि इंडिया के मसाले थे और वो मसाले मेरे को बाहर जो है यूएस के किसी व्यक्ति को बेचने थे। अब मैं इंडिया से मसाले उस यूएस के व्यक्ति को डिलीवर करूंगा, तो आप इसको एक्सपोर्ट बोलेंगे। हाँ भैया, इंडिया का माल आपने बाहर बेचा। अब वो बंदा बोल रहा है कि यार एक काम करो, माल को डिलीवर मत करो, मैं इंडिया घूमने आ रहा हूं, मैं माल अपने साथ ले जाऊंगा। अब वो बाहर का बंदा फॉरेनर इंडिया में आया, इंडिया घूमा और यहां से मेरे पास से मसाले लेकर चला गया, बेटा तब भी तो उसको एक्सपोर्ट ही बोलूंगा। आप एक्सपोर्ट में इससे मतलब ही नहीं है कि डिलीवरी मैंने करी तो डिलीवरी वो खुद लेने आ गया। मतलब इस चीज से है जब मसाले भेजे तो वो इंडियन थे, चाहे मैं भेजूं चाहे वो लेने आ जाए, और जिसने माल खरीदा वो बाहर का बंदा था, चाहे वो खुद यहाँ पे माल लेने आ जाए चाहे उसको मैं माल बेचूं। समझ में आ गया? दूसरा एग्जांपल देखो, कोई व्यक्ति इंडिया में घूमने आया, इंडिया में घूम रहा है, इंडिया में घूम रहा है, इंडिया के एक होटल में रुका और होटल में रुक के उसने कुछ खाना खाया। तो आपको पता है वो भारत का व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति, वो बाहर का व्यक्ति
इंडिया के होटल में आकर जो खाना खा रहा है उसको एक्सपोर्ट कहा जाएगा, क्योंकि खाना कहाँ का है वो इंडिया का, और बंदा कहाँ का है वो बाहर का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक्सपोर्ट समझ में आ गया क्या होता है, और ऐसे इंपोर्ट होता है। तो जब एक देश के एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देते हैं तो बचता है नेट एक्सपोर्ट, कि अल्टीमेटली बाहर के लोगों ने देश में कितना खर्चा किया। एक्सपेंडिचर मेथड में खर्चों को शामिल करते हैं। तो अगर इंडिया में कोई बाहर का बंदा खर्चा कर रहा है तो उसके खर्चे को भी शामिल किया जाएगा। अगर इंडिया में कोई बाहर का व्यक्ति बैठकर खर्चा कर रहा है इंडिया में, भाई मैंने क्या बोला, नेशनल इनकम अगर निकालनी है एक्सपेंडिचर मेथड से, तो आपके देश में जितने भी लोग हैं और वो जो भी खर्चा कर रहे हैं सबके खर्चों को जोड़ दो। तो हमने अपने देश के, भारत के सभी लोग के तो जोड़ लिए खर्चे, लेकिन देखा मैंने भारत में कुछ बाहर के लोग भी थे जो इंडिया में खर्चा कर रहे थे। तो एक्सपेंडिचर मेथड में मैं उनके खर्चे को भी जोड़ूंगा, और उनके खर्चे को हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं। लेकिन हमने भी तो बाहर की वस्तु पर खर्चा किया होगा, और जब हम बाहर की वस्तु पे खर्चा करते हैं तो उसको इंपोर्ट कहते हैं। तो जब मैं एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देता हूं, फॉर एग्जांपल बाहर के लोगों ने हमारी वस्तु पे खर्च किए 1200 रुपए और हमने उनकी वस्तु पे खर्च किए 800 रुपए, तो अल्टीमेटली उन लोगों ने भारत की वस्तु पर कितने खर्च किए, 400 करोड़ रुपए। तो नेट एक्सपोर्ट शामिल किया जाएगा, केवल 400 करोड़ रुपए शामिल करूंगा। तो चौथा पॉइंट क्या होता है जी, नेट एक्सपोर्ट। इसका फॉर्मूला एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट या फिर एक्स माइनस एम। ठीक है, हमने चारों कैटेगरी पढ़ ली। अब जब हम इन चारों पॉइंट्स को ऐड कर देते हैं, जब हम इन चारों पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, तब जाकर हमको एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम अचीव होती है। तो क्या लिखा है जी आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जब मैं पहला वाला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसमें ऐड करूंगा दूसरा वाला गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर ऐड करूंगा तीसरा वाला डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि मैंने बोला ये ग्रॉस की भी मिल सकती है और नेट की भी मिल सकती है, और इसमें ऐड करूंगा आखिरी नेट एक्सपोर्ट। तब जाकर जो मुझे प्राप्त होता है, इन चारों को जोड़कर जो मुझे मिलता है, या तो मुझे मिलता है जीडीपीएमपी या फिर मुझे मिलता है एनडीपीएमपी। अरे याद करो, जैसे कि इनकम मेथड याद है कुछ, जब इनकम मेथड में हम तीनों को जोड़ते थे, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। तो याद करो इनकम मेथड में मेरे को जो है एनडीपीएफसी मिलता था। तो जैसे इनकम मेथड में सब कुछ जोड़ने पे एनडीपीएफसी मिलता था, बेटा ऐसे ही एक्सपेंडिचर मेथड में जब मैं चारों को जोड़ूंगा तो या तो मुझे मिलेगा जीडीपीएमपी या फिर मिलेगा एनडीपीएमपी। अब भैया कब क्या मिलेगा, जीडीपीएमपी कब लिखना है, एनडीपीएमपी कब लिखना है, वो भी एक बार में कुछ एक मिलेगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में, तो थर्ड वाला पॉइंट मैंने कहा था मेन है, अगर आपके क्वेश्चन में डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये ग्रॉस वाली है, कौन सी वाली है, ये ग्रॉस वाली, अगर ये आपके क्वेश्चन में ग्रॉस वाली है तो आपका निकलेगा जीडीपीएमपी। अगर आपके क्वेश्चन में कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस वाला गिवन है तो क्या निकालेंगे, जीडीपीएमपी। बट क्वेश्चन में नेट वाला गिवन है तो आप क्या निकालेंगे, एनडीपीएमपी। तो थर्ड पॉइंट पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में अगर कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस वाली है तो आपका आएगा जीडीपीएमपी, और अगर कैपिटल फॉर्मेशन नेट वाली है तो आपका आएगा एनडीपीएमपी। समझ में आ गया? तो इन चारों को जोड़ के या तो मिलेगा जीडीपीएमपी या तो मिलेगा एनडीपीएमपी, ये वाली बात मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड हमारा खत्म होता है। इसके ऊपर अब बस न्यूमेरिकल्स करने हैं, इन चारों को पहचानो, जोड़ो और वैल्यू निकालो। अब बात करें नेशनल इनकम की, तो आपको पता है जब आप इन दोनों में से कुछ भी निकाल लेंगे तो उसके बाद तो कन्वर्ट करना आसान है, जीडीपीएमपी आ जाएगा, तो जीडीपीएमपी से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, और अगर एनडीपीएमपी आ गया तो इससे भी आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक्सपेंडिचर मेथड को हम चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया प्राइवेट कंजम्पशन को हम शो करते हैं सी से, गवर्नमेंट वाले खर्चे को हम शो करते हैं जी से, इन्वेस्टमेंट वाले खर्चे को, कैपिटल फॉर्मेशन वाले खर्चे को हम शो करते हैं आई से, और नेट एक्सपोर्ट को हम शो करते हैं एक्स माइनस एम से। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट ऐसे वाला आपका ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये वाला भी आपका काम में आता है, ये वाला भी आपका यूज में आता है,
बट इस चैप्टर में नहीं, ये वाला आपका यूज में आएगा जब आप बाद में थोड़ी को आगे पढ़ेंगे, तब इस वाले का भी यूज किया जाएगा। फिलहाल इस वाले का इतना यूज किया नहीं जाता, फिर भी आप इसको याद कर सकते हो। सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है, और इनसे भी या तो जीडीपी एमपी आएगा, इनसे भी या तो जीडीपी एमपी आएगा, या फिर आपका एनडीपी एमपी आएगा। समझ में आ गया? ओके, अगर समझ में आ गया हो तो अगर आपको नोट करना है तो एक बार मैं आपको सारी स्लाइड शो कर देता हूं, आप नोट कर लीजिए। पहली स्लाइड आपकी ये है, उसके बाद आपकी ये है, फिर आपकी ये है, और चौथी स्लाइड आपकी ये है। फिर आप इन सबको जोड़ेंगे तो जीडीपी एमपी या फिर एनडीपी आएगा, और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। बेटा एक बार की बात है, मैं मुंबई में घूमने गया हुआ था, ठीक है। अब मुंबई में घूमने गया, सुबह सुबह की बात थी, तो भाई मैं वहां पे वॉक करने घूमने घामने चला गया। मैं सुबह सुबह उठा, मैंने कैब करी, और मैंने कैब पकड़ी, और कैब पकड़ के मैं चला गया भाई गेटवे ऑफ इंडिया। बढ़िया नज़ारा होता है, उसके आसपास समंदर है, बहुत भीड़ होती है, मजा आता है। तो मैं सुबह उठा, कैब पकड़ी, और कैब पकड़ के मैं गया गेटवे ऑफ इंडिया। अब जैसे ही मैं गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचा, भाई साहब मेरे को वहां मेरी एक्स मिल गई। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? भाई मेरे को वहां मेरी एक्स मिल गई, जिसकी ना कोई उम्मीद ना कुछ। अबे दिल्ली का रहने वाला मैं, दिल्ली का रहने वाली वो। मैं एक दिन ऐसे ही मुंबई घूमने गया, मुंबई पे अचानक से गेट ऑफ इंडिया गया, कैब पकड़ी, सुबह सुबह पहुंचा, और मेरे को मेरी एक्स मिल गई। लेकिन भाई कसम बोल रहा हूं, भगवान कसम, एक्स को देखकर एक्स को देखकर ना मेरा मूड खराब हो गया। तौबा तौबा, एक्स को देखकर जो मेरा मूड खराब हुआ। क्यों खराब हुआ? क्योंकि उसने ना मुझसे भाई साहब इतने खर्चे करवाए थे, इतने खर्चे करवाए थे, कि इतने खर्चे करवाने के बावजूद भी वो मेरी ना हो सकी। तो एक्स को देखते ही, एक्स से मिलते ही मेरा मूड खराब हो गया, क्योंकि उसको देख के मेरे को जितने भी मैंने खर्चे किए थे सारे खर्चे याद आ गए। उस पे खर्चे ना किए होते ना, तो आज मैं बहुत अमीर होता। समझ में आ गया? तो हुआ क्या, कहानी ये थी जो मैंने आपको बोली, कि मैं सुबह सुबह उठा, और सुबह सुबह उठ के भाई साहब मैंने कैब पकड़ी, और कैब पकड़ के मैं कहा चला गया जी, मैं चला गया गेटवे ऑफ इंडिया। कैब पकड़ी, गेटवे ऑफ इंडिया गया, और जैसे ही मैं गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचा, भाई साहब मेरे को मेरी एक्स मिल गई। कौन मिल गई जी? एक्स, एम से मिलना, एक्स मिल गई। और एक्स को देखते ही तौबा तौबा, सारा का सारा जो मेरा मूड था ना, सारा का सारा मूड खराब हो गया मेरा। क्यों? क्योंकि उसको देखते ही मेरे को सारे के सारे एक्सपेंडिचर याद आ गए जो मैंने उस पे किए थे। तो ये हमारे एक्सपेंडिचर मेथड को याद करने की छोटी सी एक ट्रिक है, तरकीब है। कैब पकड़ी, गेटवे ऑफ इंडिया गया, अपनी एक्स से मिला, एक्स से मिलते ही सारे खर्चे याद आ गए। समझ में आ गया? बस फन के लिए है, मजे के लिए है। हालांकि अभी इस वाले फॉर्मूले का आपका यूज यहाँ पर ज्यादा नहीं है, बट 12th क्लास में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिट नंबर 3, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वाली यूनिट, तो ये फॉर्मूला वहां पर बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब बच्चों अपने को न्यूमेरिकल्स करने हैं आज की क्लास में। अभी भी तो आपने कंसेप्ट समझा है, वीडियो पॉज कीजिए, और पॉज करके थोड़ा सा जो है पहले कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए, और चाहो तो एक 5 मिनट का 10 मिनट का प्यारा सा स्वीट सा ब्रेक ले लो, रिवाइज कर लो मेथड, और उस ब्रेक के बाद वापस से न्यूमेरिकल्स करने आ जाओ। अभी मैंने कंसेप्ट सिखाया है तो ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा, वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा। 1 घंटे का लेक्चर तो हमारा होता ही है, तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में थोड़ा हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो पॉज कर लीजिए, और जो नहीं पॉज करना चाहते तो चलिए मेरे साथ। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट जीएनपी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बेटा जरा मेरी बात सुनो,
आपको निकालना है जीएनपीएमपी, नो इश्यू, निकाल लेंगे। लेकिन भाई डायरेक्टली जीएनपीएमपी नहीं निकालना होता। आपने इनकम मेथड में भी सीखा होगा, हम डायरेक्टली कभी कोई भी चीज नहीं निकालते। हम सबसे पहले देखते हैं उस मेथड से निकलता क्या है। भाई आपको पता है कि हमारे इनकम मेथड से सबसे पहले, सॉरी इनकम नहीं, एक्सपेंडिचर पढ़ा है ना हम लोगों ने, हाँ जी, एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहले या तो निकलता है जीडीपीएमपी या निकलता है एनडीपीएमपी। और जरा मुझे बताओ, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि नालायक को जीडीपीएमपी कब निकलता है और एनडीपीएमपी कब निकलता है। तो भैया 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 हमको याद है, याद है, याद है, ये कैपिटल फॉर्मेशन वाला एक पॉइंट होता है और कैपिटल फॉर्मेशन वाला पॉइंट ही बताता है, याद करो नालायकों, ये रहा कि कैपिटल फॉर्मेशन वाला पॉइंट बताता है अगर इनके साथ ग्रॉस है तो जीडीपीएमपी आएगा और अगर नेट है तो एनडीपीएमपी आएगा। तो बस जरा ढूंढो किसको, कैपिटल फॉर्मेशन को। तो देखो भाई ये लिखा डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और इसके साथ वर्ड लिखा है बच्चों ग्रॉस। अब क्योंकि यहां पर कैपिटल फॉर्मेशन मुझे ग्रॉस वाली गिवन है तो मैं अपने आंसर में क्या निकालूंगा जी, मैं अपने आंसर में निकालूंगा जीडीपीएमपी। अगर कैपिटल फॉर्मेशन नेट वाली होती तो मेरा क्या निकलता, एनडीपीएमपी, या तो जीडीपीएमपी या एनडीपीएमपी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जब आप जीडीपीएमपी निकाल लोगे फिर आप उसको जीएनपीएमपी में बड़े ही प्यार से कन्वर्ट कर दोगे। कन्वर्ट करना आपको सिखा रखा है मैंने। तो चलो जीडीपीएमपी निकालते हैं। अब इसके होते हैं 4 पार्ट। एक्सपेंडिचर मेथड में कितने पार्ट है बच्चा, 4 पार्ट है। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलोगे गलती कभी नहीं करोगे। बताओ सबसे पहला पार्ट क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नहीं याद तो भाई जरा देखो, सबसे पहला क्या होता है जी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहले इसको ढूंढो, ये मिल जाए तो फिर इसको ढूंढो, ये मिल जाए तो फिर इसको, और वो मिल जाए तो फिर उसको। केवल 4 बातें, केवल 4 बातें तो ढूंढो भाई। सबसे पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये गिवन मेरे को तो लिख दिया मैंने। अब देखो मैं लिख रहा हूं भाई शॉर्ट में, मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में, लेकिन पेपर में आप लिखेंगे पूरा। लिखा मैंने PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या चाहिए होता है, उसके बाद चाहिए होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। भाई साहब ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ओके। उसके बाद चाहिए कैपिटल फॉर्मेशन, याद करो थर्ड पॉइंट क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन। भाई कौन सा वाला गिवन है, ग्रॉस वाला, लेकिन इसके साथ में क्या है जी, फिक्स्ड है। अब साथ में मुझे फिक्स्ड मिल गया, जरा मुझे बताओ जो फिक्स साथ में मिल गया ये पार्ट है या हेडिंग है। तो भैया ये जो है ना पार्ट है, फिक्स वाला मिला तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा किसको, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को या फिर चेंज इन स्टॉक को, तब जाकर हेडिंग बनेगी। तो फिक्स वाला जो मुझे मिला मतलब वो अधूरा है, तो लिखूंगा मैं, प्लस करूंगा क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसको भी मैं शॉर्ट में लिख सकता था, कोई नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा, ये प्लस को मैंने ऐसे कर दिया ताकि आप समझ जाओ, आप मत करना पेपर में ऐसे, ताकि आप समझ जाओ कौन कौन से पॉइंट्स अलग अलग है। अब इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा कि इसमें प्लस करना पड़ेगा मुझे क्या, चेंज इन स्टॉक, जो कि पॉइंट नंबर 6 पर है। तो इसमें मैं ऐड करूंगा क्या, चेंज इन स्टॉक। और अभी एक चीज और बच गई, क्या बच गया, नेट एक्सपोर्ट। ओह क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट तो है ही नहीं, कोई नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है तो लगा दो ब्रैकेट में फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सारी बातें आ गई, हाँ जी हाँ सारी बातें आ गई, जल्दी से सबकी वैल्यू पुट करवा दो। तो बताओ सबसे पहले क्या है जी, सबसे पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कितना है क्वेश्चन में, 1200। उसके बाद क्या है जी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कितना है क्वेश्चन में, 800। उसके बाद क्या है जी, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, कौन सा वाला था जी, ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कितना है जी, ये गिवन है 500। और इस फिक्स्ड की वजह से मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ा, चेंज इन स्टॉक, ये कितना है जी, 300। और लास्ट में क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट,
600 माइनस इम्पोर्ट है 400। भाई जरा उसको सॉल्व कर लो। तो 1200 प्लस 800 2000 प्लस 500 प्लस 2800 प्लस 200 इट इज इक्वल टू 3000। तो ये आ गया 3000 करोड़ क्या जीडीपीएमपी। क्या हमको ये निकालना था? नहीं, हमको तो क्वेश्चन में क्या निकालना है? जीएनपीएमपी। और मेरे ढक्कनों हमने क्या निकाल लिया? जीडीपीएमपी। कन्वर्ट तो करना भैया आता ही है, तो जरा आता है तो कन्वर्ट करवा दो। एमपीएमपी तो आपका सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है। डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए जी भैया प्लस करना पड़ता है किसको? एनएफआईए को। तो भैया प्लस कर देंगे। जीडीपीएमपी क्वेश्चन में ऊपर 3000 सॉल्व किया, अब इसमें प्लस करना पड़ेगा एनएफआईए, जो कितना है माइनस का 50। 3000 प्लस माइनस माइनस का 50, तो आंसर आ गया 2950 करोड़। समझ में आ गया? ये हो गया मेरा जीएनपी एमपी। होपफुली समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करेंगे और उसको नोट करेंगे। चलिए, आई वांट की क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने आप ट्राई कीजिए। जीएनपी एफसी निकालना है। चलिए, ट्राई किया? अगर ट्राई किया तो ठीक, अदरवाइज मैं तो समझा ही रहा हूं, है ना भाई। हम तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, पढ़ना तो आपको है बेटा। एक टीचर, एक शिक्षक केवल आपको तैरना सिखाएगा, एक्चुअल में तैरना आपको है। स्विमिंग पूल में छलांग आपको लगानी है, समंदर में आपको उतरना है। हम केवल गाइड कर सकते हैं, हम केवल समझा सकते हैं। एक्चुअल में बोर्ड का पेपर आप देंगे, एक्चुअल में आप लिख के आएंगे, लेकिन लिख के तभी तो आओगे अच्छा जब आप अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे। हर चीज केवल देखने से या सुनने से नहीं आ जाती, उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। आप अगर सोचो लेक्चर मैंने देख लिया हो गया, ऐसा नहीं है। सिलेबस तो हर बच्चा पेपर में पूरा करके बैठता है, सिलेबस तो हर एक बच्चा करता है भाई पूरा। उस सिलेबस को रिवाइज कितनी बार किया, उस सिलेबस का टेस्ट कितनी बार दिया, उस सिलेबस के जो है मतलब हमने कितनी बार उसके पीवाईक्यूज देखे, कितनी बार शिद्दत से पढ़ा, वो डिपेंड करता है। एक बार सिलेबस तो हर एक बच्चा, नालायक बच्चा भी एक बार पूरे नोट्स पढ़ता ही है, लेकिन एक बार पढ़ने से याद नहीं होता ना बेटा। याद तो बार बार करने से, टेस्ट देने से, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखने से समझ में आएगी ना बातें। तो इसलिए जो है नालायक को ध्यान दो, थोड़ा अच्छे से कवर अप करो, सब चीज हो जाएगा। बस मुझ पे विश्वास रखो, ठीक है। हाँ जी, जीएनपीएफसी निकालना है आपको उस वाले क्वेश्चन में। डायरेक्टली तो आप जीएनपीएफसी निकाल नहीं सकते, तो उससे पहले आपको निकालना पड़ेगा तो जीडीपीएमपी या फिर एनडीपीएमपी, और वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो इस बार कैपिटल फॉर्मेशन वाला जो पॉइंट है वो नेट वाला गिवन है। अब क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में नेट वाली गिवन है, तो इस बार मैं क्या निकालूंगा कि इस बार मैं निकालूंगा एनडीपीएमपी। और एनडीपीएमपी का फॉर्मूला क्या होगा? वही चार बातें। सबसे पहली बात क्या आती है जी? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेटा फॉर्मेट को भूलो मत, सबसे पहले आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, ओके जी। फिर उसमें हम क्या ऐड करेंगे बताओ जी? फिर हम उसमें ऐड करेंगे सेकंड वाला पॉइंट, क्या होता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद क्या आएगा जी? उसके बाद आता है कैपिटल फॉर्मेशन वाला पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 4। जब मैंने ध्यान से पढ़ा, ये तो फिक्स्ड वाला है। फिक्स्ड वाला मतलब ये तो पार्ट गिवन है, और उसमें ऐड करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक, अभी देख लेंगे। चलो चौथे पॉइंट को लिखते हैं। तो चौथे पॉइंट को लिखा मैंने नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। चलो ये भी आ गया। अब फिक्स वाला था, कौन सा है जी? ये ध्यान देंगे, कौन सा है जी? ये फिक्स वाला है। और फिक्स वाला होने की वजह से क्या करेंगे इसके अंदर ऐड जी? इसके अंदर ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक, जो कि मुझे पॉइंट नंबर 5 इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से गिवन है। तो इसमें मैं ऐड करूंगा आई आई, शॉर्ट में लिख दिया मैंने आई आई, माने क्या? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चलो ये भी हो गया। तो आपका इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट भी हो गया। तो उसके अंदर केवल दो ही पॉइंट होते हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, की फिक्स वाला है, तो उसमें केवल ये ऐड कर दो, हेडिंग खत्म हो जाएगी। अब आखिरी हेडिंग क्या बचती है जी? नेट एक्सपोर्ट, जो कि मुझे पॉइंट नंबर 3 पर क्वेश्चन में गिवन है।
तो लास्ट लिखा मैंने नेट एक्सपोर्ट। सारे पॉइंट आ गए जी, सारे पॉइंट आ गए। अब सारे पॉइंट आ गए, सबकी वैल्यू पुट कर दो। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जी 500, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जी मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितना 800, उसके बाद इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मुझे क्वेश्चन में गिवन है 300, और लास्ट में नेट एक्सपोर्ट मुझे क्वेश्चन में गिवन है 500। अब जरा सबको जोड़ के सबकी वैल्यू को पुट कर लिया जाए तो 1000 प्लस 500 500 2000 2800 और आपका आ गया 3100 करोड़। तो ये तो मेरा एनडीपी एमपी आया है। मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है जी, मेरे को तो क्वेश्चन में जीएनपीएफसी निकालना है। तो चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन में जीएनपीएफसी निकाल लेंगे। आपने क्या निकाल लिया जी, हमने तो भैया एनडीपी एमपी निकाल लिया। तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कन्वर्ट कर लेंगे। बताओ एमपी से एफसी पे आने के लिए क्या करते हैं जी, माइनस करते हैं एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्वेश्चन में गिवन है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है ना, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, क्या करेंगे जी, प्लस करेंगे एनएफआईए। तो प्लस करेंगे एनएफआईए, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। और उसके बाद नेट से ग्रॉस पे जाऊंगा तो प्लस करूंगा डेप्रिसिएशन, वो भी क्वेश्चन में गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। सबकी वैल्यू पुट कर दो। बताओ एनडीपी एमपी निकाला 3100, माइनस एनआईटी 30, प्लस एनएफआईए 50 और प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 100। ठीक है जी, बताओ भाई 3100 प्लस 100 3200 प्लस 50 3250 माइनस 30 दैट इज 3220 करोड़ इज माई आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। वीडियो पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे, और अब आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। चलिए ट्राई करा आप लोगों ने, ओके। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है जी, यहाँ पे क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम निकालने को बोला है। भाई ये बात तो आपको पता है, डोमेस्टिक इनकम माने एनडीपीएफसी, और एनडीपीएफसी आप एक बार में निकाल नहीं सकते, क्योंकि इस मेथड से या तो निकलेगा पहले जीडीपीएमपी या निकलेगा पहले एनडीपीएमपी। तो आपको देखना पड़ेगा ना क्वेश्चन पढ़ के कि जीडीपीएमपी आ रहा है, एनडीपीएमपी आ रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है बच्चों मुझे ग्रॉस वाला, और ग्रॉस वाला होने की वजह से जो मेरे को यहाँ पे मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा जीडीपीएमपी। तो चलिए आंसर करते हैं, जीडीपीएमपी निकालते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है जी, ये सबसे पहला पॉइंट होता है प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इस बार देखो आपको ये लिखा है, अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, हाउस होल्ड का मतलब भी तो कंज्यूमर ही होता है। तो प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलो या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन वाला बोलो, बात एक ही होती है। तो प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें क्या ऐड करूंगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या क्वेश्चन में गिवन है, नहीं देख रहे हो, गिवन नहीं है, और मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया। तो आप ऐसी गलती मत करना भाई, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कोई नहीं, प्राइवेट वाला गिवन है, गवर्नमेंट वाला नहीं है, इग्नोर मारो। अब क्या होता है थर्ड पॉइंट, कैपिटल फॉर्मेशन वाला पॉइंट जी, वो क्वेश्चन में गिवन है। तो प्लस करेंगे क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और अब जरा मुझे बताओ कि यहां पर जैसे ही आपने देखा कि मेरी कैपिटल फॉर्मेशन तो भैया फिक्स्ड वाली है, तो इसको देखते ही माइंड में क्या आया कि इसमें तो मुझे ऐड करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक, जो कि इस बार तो क्वेश्चन में नहीं है। तो कोई नहीं भाई, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक तो है, तो प्लस करके लगा देंगे ब्रैकेट में फॉर्मूला, सी एस माने क्लोजिंग स्टॉक, ओ एस माने ओपनिंग स्टॉक। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, आप पेपर में करेंगे पूरा। तो चेंज स्टॉक भी आ गया। अब उसके बाद लास्ट में आता है नेट एक्सपोर्ट, बट यहाँ पे तो क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, नेट एक्सपोर्ट ऐड करते थे, नेट इंपोर्ट उसका उल्टा गिवन है, तो हम भी उसका उल्टा कर देते हैं।
नेट एक्सपोर्ट ऐड करते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नेट इंपोर्ट है तो उसको मैं कर दूंगा माइनस नेट इंपोर्ट। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मेरे सारे के सारे पॉइंट आ गए एक्सपेंडिचर मेथड के। अब जब मेरे पास सारे पॉइंट आ ही गए हैं तो चलिए इनकी वैल्यू पुट करवाइए। तो प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी आ गई? 100। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 30। प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना है जी? 15 माइनस 10। तो 15 माइनस 10 और माइनस करूंगा नेट इंपोर्ट, वो कितना है जी? जी नेट इंपोर्ट है मेरा 50। ठीक है जी, कुछ रह तो नहीं गया? ये कुछ भी नहीं रहा। सॉल्व करो। 100 प्लस 30 130 प्लस 5 135 माइनस 50, तो आपका आएगा ये 85 करोड़। ठीक है, ये आ गया जीडीपी एमपी। हमें निकालना क्या है? डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम क्या होता है भाई? जी भैया डोमेस्टिक इनकम होता है एनडीपीएफसी। तो हमको तो एनडीपीएफसी निकालना है। हमने निकाल क्या रखा है जी? जीडीपी एमपी। आओ कन्वर्ट करें। एमपी से एफसी पे आने के लिए माइनस करते एनआईटी। क्वेश्चन में एनआईटी नहीं है तो भैया उसका लगा देंगे फॉर्मूला, और उसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी भी है और क्वेश्चन में सब्सिडी भी है। ठीक है, ओके। डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ पे नेट है। अब जब मैं ग्रॉस से नेट पे जाता हूँ तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस करता हूँ डेप्रिसिएशन, जो कि मुझे क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 7 पर गिवन है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, सारी बातें हो गई। जो ये वाली चीज थी नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये मुझे केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए दी थी, इसका क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है। चलिए वैल्यू पुट करो। तो जीडीपी एमपी निकाला आपने 85 माइनस जीएसटी की वैल्यू 6 है, सब्सिडी की वैल्यू 4 है, माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आपका 10 है। 85 आपका ऐसे ही रहेगा, उसमें से माइनस करूंगा 6 माइनस 4 तो माइनस 2 माइनस 10 माइनस 12। 85 में से 12 जाएंगे तो बच्चों आपका आंसर बचेगा 73 करोड़। ठीक है जी, हो गया हमारा आंसर, एनडीपीएफसी आ गया। वीडियो पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे और अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार वीडियो पॉज करके आप अपने आप ट्राई कीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपने ट्राई किया। चलिए देखते हैं। यहां पे एक तो आपको नेशनल इनकम निकालना है और दूसरा आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। तो डेप्रिसिएशन की बात तो बाद में करेंगे, जो पहले हमारे लिए आसान है क्या? नेशनल इनकम निकालना, उसको निकालते हैं। अब जरा देखो, और आपने जब क्वेश्चन देखा होगा तो आपको चलेगा पता कि भैया यहां पे तो कैपिटल फॉर्मेशन मुझे ग्रॉस वाली भी दे रखी है और कैपिटल फॉर्मेशन मेरे को नेट वाली भी दे रखी है। अब बताओ मैं क्या करूं? तो भाई कुछ मत कर, जो तेरे लिए आसान हो वो करना। आपको नेशनल इनकम निकालने को बोला है, इट मींस आपको एनएनपीएफसी निकालना है। ठीक है जी, ओके जी। अब आपको पता है एक्सपेंडिचर मेथड से या तो आएगा जीडीपीएमपी या आएगा एनडीपीएमपी, और इस क्वेश्चन में आप दोनों ही निकाल सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ग्रॉस भी गिवन है। तो ग्रॉस से तो आप इस क्वेश्चन में जीडीपीएमपी भी निकाल सकते हो और आपको नेट वाला भी गिवन है। आप इस क्वेश्चन में एनडीपीएमपी भी निकाल सकते हो, लेकिन वो एंड में वो निकालना है। तो किससे पास पड़ेगा? इससे पास पड़ेगा या इससे पास पड़ेगा? तो भाई इससे पास पड़ेगा एनडीपीएमपी से। क्यों? बिकॉज यहां पर भी नेट है, यहां पर भी नेट है, तो स्टार्टिंग में दोनों जगह नेट है, तो ये मामला मेरे लिए आसान हो जाएगा। मेरे को नेट से नेट पे कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं, एक बच्चा बोलता है देखो आंसर करवाने को मैं करवा दूं, 5 मिनट में हो जाएगा। मेरा पर्पस आप में समझ क्रिएट करना है। मेरा पर्पस ये है कि मेरा बच्चा रटे नहीं, मेरा बच्चा समझे। मैं चाहता हूं कि आप समझो मैं इसको क्यों यूज कर रहा हूं, मैं इसको यूज क्यों नहीं कर रहा। समझ क्रिएट करवाना मेरा पर्पस है। देखो अगर मैं जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी पे जाऊंगा तो यहां पे ग्रॉस है
और यहाँ पे नेट है, और ग्रॉस और नेट पे कन्वर्ट करने के लिए फिर मेरे को बीच में क्या चाहिए, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मेरे को चाहिए डेप्रिसिएशन, जो कि क्वेश्चन में है ही नहीं, मुझे वो भी निकालनी ही है, मेरे को वो भी निकालनी ही पड़ेगी। अब देख बताओ ना, तो जीडीपी एमपी से वहां पर जाना कितना मुश्किल है कि यहां से वहां जाओगे तो उसके लिए पहले क्या निकालनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन। और मान लो डेप्रिसिएशन आपको नहीं निकालनी आ रही, आप इससे डेप्रिसिएशन नहीं निकाल पा रहे, तो आप यहां से वहां जा ही नहीं पाओगे। तो उससे अच्छा क्या है, भैया मैं इसका सहारा ले लेता हूं ना, यहां पर भी नेट है, वहां पर भी नेट है, नेट से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन की नीड ही नहीं है। अगर मैं पेपर में निकाल भी ना पाऊं तो ये तो निकाल लूंगा ना, और इसके मार्क्स तो मुझे मिल जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आप समझ गए मेरी बात को तो चलिए, आपको समझ में आ गया कि हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है जी। जी हमको इस क्वेश्चन में सबसे पहले निकालेंगे एनडीपीएमपी। तो मैं इस वाले को लूंगा, सॉरी इसको नहीं, हाँ जी, मैं इस वाले को लूंगा, और इससे सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, एनडीपीएमपी। तो चलिए करते हैं अपने आंसर को, ठीक है, एनडीपीएमपी निकालेंगे हम। और उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा, गवर्नमेंट वाला, ये पॉइंट नंबर 8 पर हैगा। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसमें क्या ऐड करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। मैं एनडीपीएमपी निकाल रहा हूं तो लूंगा नेट वाली, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब आप समझ पा रहे हैं क्या इसके बीच में कहीं पर भी फिक्स वर्ड है, बताओ, क्या इसके बीच में कहीं पर भी फिक्स वर्ड है? जी कहीं पर भी फिक्स वर्ड नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ये मेरी हेडिंग है, ये मेरी हेडिंग है, मेरे को यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक की कोई नीड नहीं है। वो नीड तब होती जब यहां पर मुझे फिक्स वर्ड मिलता। फिक्स वर्ड मतलब पार्ट, और उस पार्ट में मैं इन स्टॉक्स को फिर ऐड करता। ये मेरी हेडिंग है, और हेडिंग होने की वजह से मुझे क्लोजिंग या ओपनिंग स्टॉक को नीड करने की नीड नहीं है, ऐड करने की नीड नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब मेरे को सीधे अगली हेडिंग चाहिए जो होती है नेट एक्सपोर्ट, जो कि मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, नेट एक्सपोर्ट। तो मेरे सारे पार्ट आ गए, और इससे एनडीपीएमपी आ जाएगा, जी आ जाएगा। ये वैल्यू को पुट करवाइए। प्राइवेट वाली की वैल्यू है 1000, गवर्नमेंट वाली वैल्यू का है जी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 500, और अगर बात करूं नेट एक्सपोर्ट की तो नेट एक्सपोर्ट मुझे गिवन है 200। सबको जोड़ा कितना आ गया, 2700 करोड़ आ गया एनडीपीएमपी। ठीक है, एनडीपीएमपी आ गया 2700 करोड़। मुझे क्या निकालना है, नेशनल इनकम। तो निकालते हैं भैया नेशनल इनकम। चलिए, तो हमको निकालना है एनएनपीएफसी, और हमने क्या निकाल लिया भाई लोग, जी हमने निकाल लिया एनडीपीएमपी। अब कन्वर्ट करवाइए। अगर एमपी से एफसी पे आना है तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, एमपी से एफसी पे आने के लिए माइनस करते एनआईटी, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो माइनस करूंगा एनआईटी। डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस करूंगा एनएफआईए, ये पॉइंट नंबर 6 पर गिवन है, प्लस कर दिया एनएफआईए। और देखो नेट और नेट सेम है, डेप्रिसिएशन में यहाँ पे कोई झंझट ही नहीं है। तो एनडीपीएमपी की वैल्यू कितनी आ गई जी, 2700 माइनस एनआईटी कितना आ गया जी 50, और प्लस एनएफआई कितना आ गया जी, एनएफआई मेरा 100 आ गया। 2700 प्लस 100 2800 माइनस 50, तो ये आ गया मेरा 2750 करोड़ एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम निकल गई मेरी। ठीक है, तो आपने इसका पहला पार्ट तो कर लिया, आपने नेशनल इनकम तो निकाल ली। अब आपको सेकंड पार्ट निकालना है, डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन आपके सामने है, जरा सोचिए डेप्रिसिएशन कैसे आएगा। और अगर नहीं सोच पा रहे तो ठीक है, दिमाग इतना मत लगाओ, मैं करवा रहा हूं। देखो भाई बच्चों, डेप्रिसिएशन कैसे आएगा जरा यहाँ पे एक बार समझने का ट्राई करना। ठीक है, हमने पढ़ रखा है पहले से ही कि अगर मैं ग्रॉस वैल्यू में से माइनस करता हूं नेट वैल्यू,
तो मुझे मिलता है डेप्रिसिएशन। ये वाली बात तो आपको पता होगी। एग्जाम्पल याद करो कि मान लो मैं 1200 रुपए की एक चीज लाया और उसकी अब नेट वैल्यू 800 बची है। मैं 1200 की लाया था, 800 रुपए की वैल्यू बची है, तो 400 रुपए क्या हो गया? तो आप बोलोगे कि अरे सर जी, 400 रुपए की तो डेप्रिसिएशन लग गई। तो ये बात आप लोग जानते हो पहले से ही कि एक होती है नेट वैल्यू, एक होती है ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू में से माइनस करता हूं नेट वैल्यू, मुझे मिलता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब जरा समझो बात को। तो मैं ये समझो जरा कि ग्रॉस और नेट का डिफरेंस होना चाहिए डेप्रिसिएशन निकालते समय, किसी और चीज का अंतर नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहां पे लिख दूं कैपिटल और यहां पे भी लिख दूं कैपिटल, भाई कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज कैपिटल कैपिटल तो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस होना चाहिए, बाकी हर एक शब्द सेम। अच्छा, यहां लिख दिया मैंने फॉर्मेशन और यहां भी लिख दिया फॉर्मेशन, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब डेप्रिसिएशन निकालना होता है ना, तो भाई सारे शब्द सेम होने चाहिए। यहां पर फॉर्मेशन ठीक है, यहां पर फॉर्मेशन ठीक है, यहां पर भी कैपिटल ठीक है, यहां पर भी कैपिटल ठीक है। यहां पे क्या लिखा है? ग्रॉस। यहां पे क्या लिखा है? नेट। तो इनका आंसर क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। बस ग्रॉस और नेट का डिफरेंस होना चाहिए, बाकी हर एक अक्षर, हर एक शब्द सेम होना चाहिए। अब जरा आप इस क्वेश्चन में आओ। बच्चे यहां पे क्या लिखा है? फॉर्मेशन। यहां पर भी क्या लिखा है? फॉर्मेशन। ओके, सेम है। यहां पर क्या लिखा है? कैपिटल। यहां पर भी क्या लिखा है? कैपिटल। ओके, सेम है। यहां पर क्या लिखा है? डोमेस्टिक। यहां भी क्या लिखा है? डोमेस्टिक। जी ये भी सेम है। तो बस अंतर किस चीज का है? जी यहां पे ग्रॉस है, ठीक है, और यहां पे नेट है। और हमको भैया ने बताया कि ग्रॉस में से नेट जाएगा तो डेप्रिसिएशन आएगा, लेकिन शर्त यह है बाकी के सभी अक्षर आगे सेम होने चाहिए, सभी के सभी वर्ड आगे सेम होने चाहिए। तो भैया आगे 1 2 3, इसके भी 3 वर्ड, इसके भी 3 वर्ड, ये भी तीनों सेम, ये भी तीनों सेम। तो बस ग्रॉस में से नेट घटाओ और डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे निकालेंगे क्या? अपना फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट क्या? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? तो बोलूंगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें से क्या माइनस करूंगा? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बाकी सारी चीज सेम है। अगेन आप बार बार चेक करो, बार बार चेक कर लो। फॉर्मेशन फॉर्मेशन, कैपिटल कैपिटल, डोमेस्टिक डोमेस्टिक, यहाँ पे नेट है, यहाँ पे ग्रॉस है। और जब ग्रॉस में से नेट जाएगा तो ग्रॉस वैल्यू कितनी है जी? 800। नेट वाली वैल्यू कितनी है जी? 500। और जब ग्रॉस में से नेट जाएगा तो 300 करोड़ का मेरे पास क्या आएगा जी? डेप्रिसिएशन आएगा। समझ में आ गया? ये था क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही बढ़िया था, आसान था, समझ में आ गया, ठीक है। तो आज के लिए हम केवल क्वेश्चन नंबर 4 तक बात करेंगे। अभी मेरे को उसमें 6 क्वेश्चन और करवाने हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में कुल 10 क्वेश्चन है, 4 हमने कर लिए। कल की क्लास में बचे हुए 6 क्वेश्चन करेंगे, और वो 6 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, हाई फाई लेवल के क्वेश्चन है। इसीलिए एक्सपेंडिचर मेथड घर से अच्छे से पढ़ के आना, कल की क्लास में मजा आने वाला है। एक्सपेंडिचर मेथड में कल हम खत्म कर देंगे, बिल्कुल आग लगा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड में ब्लेस यू, टेक केयर।